Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फॉर दिस हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our thyroid awareness series, we have Dr. Professor Amit Kishore with us. Dr. Professor Amit Kishore दिल्ली में एक ENT स्पेशलिस्ट हैं और उन्हें 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। Dr. Kishore has worked extensively at leading international centers in UK, Europe, and USA. He's a graduate of the AFMC Pune and was awarded the Medal for ENT. He obtained his higher surgical training in ENT surgery in the UK and attained fellowships of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, as well as the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. He held the post of consultant and senior lecturer at the Glasgow Royal Infirmary University Hospital. Currently, आप इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ENT और न्यूरोटोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट और कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही एडवेंटस दैट इज एडवांस्ड ENT सर्विस के फाउंडर और लीड कंसल्टेंट भी हैं। आप कोक्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया के ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। His academic profile includes many book chapters, over 30 articles in peer-reviewed journals, and numerous reviewed journals and numerous presentations at national and international conferences. He has received a number of awards and traveling fellowships. It is our privilege and pleasure both to welcome him today on MediCircle. Hello, Dr. Amit Kishore. How are you today, sir? Namaskar ji, good evening. I'm very well, Aprajita ji. Thank you very much for having me on the MediCircle Dr. Speak program. आपसे मिलकर बहुत खुशी और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जब आपके जैसे सीनियर सीजन डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ा बोनांजा होता है। ऐसे में आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, थायराइड, वो अपने आप में इस वक्त काफी फोकस में है। बहुत से लोगों को हम सुनते हैं, हर कोई कंप्लेन करता है, वेट लॉस है तो थायराइड से हो रहा है, वेट गेन है तो थायराइड से हो रहा है। तो ऐसे में आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न है मेरे इंटरव्यू का कि थायराइड डिसऑर्डर पहले तो कितने प्रकार के होते हैं और अगर ये जितने भी प्रकार के होते हैं उनके पीछे क्या कारण होते हैं, तो जरा आप डिटेल में ये बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। जी जरूर। तो देखिए, थायराइड जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपने बताया, बहुत कॉमन है। थायराइड डिसऑर्डर्स हम इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं ब्रॉडली। एक तो मेडिकल थायराइड डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें या तो थायराइड हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, थायराइड हार्मोन, तो या तो थायराइड हार्मोन जो बनता है उसकी जो मात्रा है बॉडी में ज्यादा हो जाए, उसको हाइपरथायराइड डिजीज कहते हैं, या उसकी मात्रा कम हो जाए तो उसको हाइपोथायराइड डिजीज कहते हैं। तो ये तो एक प्रकार की बीमारी हो गई। और दूसरे प्रकार की बीमारी होती है कि थायराइड में लंप्स, ग्लैंड या ट्यूमर्स, तो वो थायराइड नोड्यूल, थायराइड स्वेलिंग या गॉइटर के नाम से जाना जाता है, या फिर थायराइड में लंप्स होती हैं और उसमें बिनाइन या कैंसर लंप की संभावना। तो ज्यादा कॉमन होता है मेडिकल थायराइड बीमारी, एंड उसमें से भी हाइपोथायराइड, मतलब थायराइड की जो मात्रा कम होती है, वो सबसे कॉमन माना जाता है। अब हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे कारण होते हैं। डाइट हो सकता है, आयोडीन डिफिशिएंसी होती है, और फिर कुछ इम्यून मीडिएटेड कंडीशंस होती है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है, और ऐसे बीमारियां होती जिसकी वजह से एज रिलेटेड हो जाता है। फिर कभी बार दवाइयाँ या रेडिएशन का इफेक्ट होता है, किसी बीमारी के लिए हम कोई और दवाई लेते हैं, उसके का इफेक्ट हो सकता है, डायबिटीज है उसके साथ जुड़ा रह सकता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि हाइपोथायराइडिज्म के अनेक कारण हैं जो जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग, थायराइड बनाना उसका कम हो जाता है। ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। उल्टा हो गया हाइपरथायराइडिज्म, जिसकी वजह से किसी कारणवश थायराइडाइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है, खून की मात्रा बढ़ जाती है, थायराइड ग्लैंड में ज्यादा हार्मोन बनता है जो शरीर में फैलता है।
तो हाइपरथायरॉयड में थायराइड की जो थायरॉक्सिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है जी। और उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। सो ये मेडिकल कंडीशंस है। और जो स्वेलिंग, गांठें, ट्यूमर्स, नोड्यूल्स, ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न है, ये डाइट का कोई रोल होता है क्या थायराइड पे? क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारे खान पान के थायराइड से संबंधित? जरूर। देखिए, थायराइड फंक्शनिंग या थायरॉक्सिन बनने के लिए एक बॉडी में न्यूट्रिएंट लेवल ठीक ठाक होना चाहिए, तभी हमारे हार्मोन्स बनते हैं। अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, इम्बैलेंस है, तो जाहिर है कि उसका असर थायराइड की ग्लैंड पे और थायरॉक्सिन बनाने की क्षमता पे भी उसका असर पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। आप जानते हैं आजकल खाने पीने का जो जो तरीका है, जो जी। सिस्टम है, वो काफी बदल चुका बहुत है। बदल गया है जी। तो फास्ट फूड, पैकेज फूड्स, इन सब चीजों का प्रयोग करने से प्रॉब्लम आती। तो डेफिनेटली अच्छा थायराइड लेवल मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने न्यूट्रिशन, अपने खान पान में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, इन चीजों का प्रयोग करना बहुत जरूरी, क्योंकि थायरॉक्सिन बनने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है। अगर वो हमारे डाइट में कम होगा तो जाहिर है कि थायरॉक्सिन भी नहीं बनेगा। तो ये देखा गया है कि अगर आप डायबिटिक हैं और शुगर का लेवल हाई है, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स की कमी है, नट्स, एग्स, ये सब चीजें नहीं लेते हैं, तो इसका डेफिनेट असर है थायराइड पे। ये भी देखा गया है कि जो, जैसे मैंने बताया, प्री पैकेज फूड, जो ये बनी बनाई चीजें होती हैं, अगर उसका, या फास्ट फूड, उसका हमारे न्यूट्रिशन में, खान पान में ज्यादा मात्रा हो, तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसकी कमी से भी थायराइड होता है। फिर कुछ कुछ सब्जियां हैं, जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, कुछ सब्जियां हैं जो लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें सुना है कि ये ज्यादा खाने से थायराइड में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ हद तक करेक्ट है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये गोइट्रोजेनिक खान पान होता है। गोइट्रो मतलब थायराइड का ग्लैंड का साइज बढ़ना। तो अगर हम ज्यादा मात्रा में आप कैबेज खाएंगे या ब्रोकली खाएंगे या ऐसी चीजें खाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट नॉर्मल मात्रा में खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयोडीन डिफिशियंसी। फॉर्चुनेटली अभी आजकल हम आयोडाइज सॉल्ट, आप देखते हैं आयोडाइज सॉल्ट मिलता है। तो जब से आयोडाइज सॉल्ट हमारे खान पान में आया है, थायराइड गोइटर और थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम कम हो गई है। बट आयोडीन डिफिशियंसी एक बहुत कॉमन फैक्टर है, जिसकी वजह से एक जमाने में थायराइड डिजीजेस की मात्रा बढ़ती थी। तो हेल्दी खाइए जी। बैलेंस फूड खाइए, फ्रेश चीजें खाइए। अगर ये सब करेंगे, अपना शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, तो एटलीस्ट डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट सर, नाउ दैट हमने काफी इस विषय में बात कर ही ली और काफी चीजों से समझ में आता है कि काफी कॉमन प्रॉब्लम ये है। ऐसे में अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में थायराइड से रिलेटेड कितने और एलिमेंट्स प्रेवलेंट हैं, या इनकी क्या संभावनाएं ज्यादा क्यों हैं? इसके पीछे कुछ कारण है क्या? हाँ, जरूर है। देख, थायराइड रिलेटेड बीमारियां, देखा गया है कि प्रोबेबली हर 200 लोगों में से 5 लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी, एंड लेडीज में ज्यादा देखा गया है। सो थायराइड मतलब काफी कॉमन है। अगर आप ये न्यूमेरिकल देखें तो ये काफी कॉमन है। एंड जैसे मैंने बताया है, थायराइड के साथ, थायराइड डिजीजेस के साथ कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जो जो आपने बताया है दूसरी बीमारियां का संबंध होना, उसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो कॉमन कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज एक बहुत कॉमन फैक्टर है, हाइपरटेंशन टू सम एक्सटेंट, ये सबसे ज्यादा देखा गया है कोमॉर्बिडिटीज का। तीसरा है और इम्यून, मैंने जिक्र किया था हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून एक फिनोमेनन है, बीमारी है जहां पे बॉडी अपने ऑर्गन्स को ही अटैक करता है। तो जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, अब डायबिटीज भी माना गया है कि कुछ हद तक ऑटो इम्यून है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, कुछ आंत्र बावल की प्रॉब्लम्स होती है। तो जिनको ऑटो इम्यून या कोई स्किन की कंडीशंस है, तो जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, उनमें भी थायराइड की बीमारी ज्यादा पाई गई है। सर, थायराइड होने की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? लाइक
मैं अपने सिम्टम्स समझ रही हूँ, या मुझे एक प्रायर फर्स्ट डायग्नोसिस में मुझे ऐसा कहा गया कि शायद मुझे थायराइड होने के चांसेस हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका होता है और जो मुझे एज एन एक्शन प्लान लेना चाहिए, इस पर कुछ आप लोग प्रकाश डालें। हाँ जरूर। तो सबसे पहले सिम्टम्स, कई बार क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं। तो उन सिम्टम्स को देख के हम जानना चाहते हैं कि इनमें थायराइड डिसफंक्शन की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। अब जैसे अगर थायराइड आपका कम है, हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें वजन का बढ़ना, बाल का झड़ना, स्किन रफ हो जाना, आवाज में बदलाव आना, वेट, तो ये सब चीजें लेथार्जी, थकावट, ये सब चीजें हाइपोथायराइडिज्म में भी होती है। ठीक है। उल्टा हमने देखा हाइपरथायराइडिज्म, जहां पे थायराइड की मात्रा ज्यादा, थायरॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है, तो उसमें वेट लॉस होना, गर्मी में टॉलरेंस नहीं होना, गरम लगना, एपेटाइट बढ़ जाता है, बट उसके बावजूद भी हमारा वजन कम हो जाता है, एंजाइटी लेवल जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो हम हाइपरथायराइड की बात करते हैं। ये दूसरी सिम्टम्स होते हैं। तो इन दोनों स्थिति में सबसे पहले हम कहते हैं कि हम ब्लड टेस्ट कराएं। द सिंपलेस्ट थिंग इज अ थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो उसमें हम थायराइड हार्मोन लेवल्स T3, T4 एंड TSH कॉमन टेस्ट है। ये एक सिंपल, साधारण, सस्ता टेस्ट होता है जो हम आम स्थिति में कराते हैं, और उसके जरिए हमें पता चलता है कि मेरे शरीर में जो मेरा थायरॉक्सिन लेवल है वो सही मात्रा में है या नहीं। तो ये सबसे पहले टेस्ट होता है। अगर हमारे थायराइड लेवल्स में कोई ऊपर नीचे होता है, कोई समस्या होती है, तो फिर हम आगे टेस्ट करते हैं। उसमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हम रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन कराते हैं, हम हार्ट की जांचें कराते, देखने के लिए कि और ये इसका कारण क्या है। हमने तो पकड़ लिया कि थायराइड अप एंड डाउन हो रहा है, अब कारण ढूंढना है, तो ये टेस्ट होता है। मैंने शुरू में बताया था कि एक तीसरी टाइप की प्रॉब्लम होती थायराइड स्वेलिंग की। तो या तो हमारे एक सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास गए, या होता है कि मैंने देखा कि मेरे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे होता है सामने, ग्लैंड में सूजन है, साइज बढ़ गया है, ठीक है, या कोई गिल्टी मैंने नोट की है, फील की है, तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, जिसको मेडिकल भाषा में गॉइटर बोलते हैं, या फिर थायराइड लंप। तो इस स्थिति में भी जाना बहुत जरूरी है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और हम चेक करते हैं, और इस स्थिति में हम फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं और नीडल जांच कराते हैं, देखने के लिए कि थायराइड फंक्शन के साथ साथ ये सूजन क्यों है, क्या इसमें जनरल सूजन है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई नोड्यूल तो नहीं है। तो इस स्थिति में हम ऐसे जांच करते हैं। तो थायराइड बीमारी में सिम्टम्स मैंने आपको बताया, टेस्ट बताया। मेडिकल सिचुएशन में यूजुअली हम कहते हैं आप थायराइड फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या थायराइड फिजिशियन की सहायता लेंगे। और ऐसे जब स्वेलिंग आती है तो जरूर थायराइड फिजिशियन के भी पास जाते हैं, बट उस स्थिति में फिर हमारे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं, क्योंकि जहां तक स्वेलिंग का है फिर ENT या हेड एंड नेक सर्जन का योगदान रहता है। तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि ये जो स्वेलिंग है इसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हमें और आगे ट्रीटमेंट करना हो या सतर्क रहना। वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी, बहुत सॉलिड जानकारी मिल रही है, जिससे वो एक्चुअली थायराइड के अगेंस्ट कुछ सॉलिड एक्शंस ले पाएंगे। सर, इसी के साथ मैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ रही हूँ, और मेरा अंतिम प्रश्न आपका रहेगा आजकल कोविड के बारे में। कोविड ने बहुत सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक तरीके से इफेक्ट करा है। ऐसे में क्या थायराइड डिसऑर्डर इफेक्टेड लोगों को COVID-19 होने के क्या रिस्क अधिक होते हैं? कुछ इनका आपस में कोई संबंध है क्या? इसके ऊपर काफी, एक तो कोविड ने तो तहल महल मचा दिया है, सब पूरी स्थिति बदल दी है जी एंड कोविड से हमें हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने मेडिकल साइंस में नई नई चीजें निकल रही हैं। तो इसका तो अभी तक हम सीख रहे हैं, और आई थिंक सीखते जाएंगे काफी समय तक। बट और इसके कोविड और थायराइड के रिलेटेड में अभी भी काफी स्टडीज हो रही हैं, बट अभी तक जो स्टडीज निकली हैं उसमें ऐसा कोई डेफिनेट संबंध नहीं है कि थायराइड बीमारी होने की वजह से आपको या मेरे को कोविड ज्यादा होगा, या कोविड होने की वजह से हमारे थायराइड की बीमारी ज्यादा होगी। ऐसा कोई ठोस सबूत, एविडेंस या संबंध नहीं है। बस ये जरूर है कि ये हमें सोचना है, जैसे हमने बताया बात की कोमॉर्बिडिटी की, मतलब
थायराइड बीमारी है, उसके साथ मेरे को डायबिटीज भी हो सकता है, उसके साथ मेरे को हाइपरटेंशन भी हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि बाकी चीजों की वजह से हमें कोविड होने की संभावना ज्यादा है, बट इट इज नॉट बिकॉज कि मेरे को थायराइड की बीमारी है। हो सकता है वो इसलिए कि जी सर। थायराइड के साथ मेरा डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं है, और डायबिटीज की वजह से जी। कोविड की जो मात्रा है वो या संभावना बढ़ गई है। तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं आया है कोविड और थायराइड। चलिए, तो एक बहुत बड़ा भ्रम मेरे ख्याल से लोगों के मन से निकला है कि अगर आपको थायराइड है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोविड-19 होने के ज्यादा रिस्क है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर आपको कोविड हुआ है और अगर आप पहले से ही कुछ बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है, और अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपने आगे के मेडिकेशंस को और अपने खुद की सेफ्टी के लिए इंश्योर करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह को जरूर मानना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर। आप डॉक्टर किशोर, आप हमारे साथ आज मेरी सर्कल के माध्यम से जुड़े, तो मैं आपको पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत सारी जानकारी, लाभप्रद जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है, उसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, लवली हैविंग यू। थैंक यू, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।